नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। और आप जानते हैं आज लॉकडाउन का 6ठा दिन है। 6 दिन हो चुके हैं लॉकडाउन को और अभी भी 15 दिन बाकी हैं। 15 दिन का लॉकडाउन और लेकिन एक चीज आज पूरी तरह से साफ हो गई कि 21 दिन से आगे लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा। बहुत तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी। कुछ लोग आपको कह रहे होंगे कि ये तो शुरुआत है, अभी 21 दिन के आगे बढ़ा दिया जाएगा लॉकडाउन। ये कहा जा रहा है कि मध्य अप्रैल में आपातकाल लगा दिया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि सामुदायिक संक्रमण फैलेगा, कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है इंडिया में। ये कहा जा रहा है कि छूने से हो जाएगा। ये कहा जा रहा है कि हवा में कोरोना वायरस है। ये अफवाहें हैं। देखिए, आज का ये जो ताल ठोक के आप देखने जा रहे हैं, ये अफवाहों का लॉकडाउन करेगा। आपके जहन में एक भी सवाल ऐसा आज नहीं रह जाएगा ताल ठोक के देखने के बाद। मतलब अफवाहों का लॉकडाउन अब होगा, क्योंकि 12 दिन में कोरोना के मामले 100 से 1000 हो चुके हैं। आपको बता दें, थोड़ी देर पहले जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव उनकी लव अग्रवाल, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अच्छी जानकारी है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छी जानकारी ये है, ये कहा गया है कि लॉकडाउन के अच्छे नतीजे देखने को मिल रहे हैं। सरकार की तरफ से कहा गया कि 12 दिनों में हम 100 से 1000 पहुंचे। मतलब 100 से 1000 केसेस होने में 12 दिन लग गए। उन्होंने बताया कि बाकी मुल्कों में यह आंकड़ा 3500 है, 5000 है, 8000 है। भारत में 12 दिन लग गए 100 केसेस से 1000 होने में। ये वो बता रहे कि हम बहुत सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज का जिक्र किया सरकार की तरफ से, ये कि अगर 1% ने भी लॉकडाउन को वायलेट किया तो 99% लोगों की मेहनत बेकार चली जाएगी। हम ताल ठोक के लगातार इसी बात की अपील कर रहे हैं। सरकार की तरफ से भी कहा गया है 1% की गलती 99% लोगों पर भारी पड़ेगी। लेकिन कोरोना से ज्यादा क्या अफवाहों का वायरस खतरनाक है, जिसका जिक्र मैंने आपसे लगातार किया। आपने सुना होगा, ये कहा जा रहा है कि 21 दिन से आगे बढ़ जाएगा लॉकडाउन। मध्य अप्रैल में देश में आपातकाल लग जाएगा। भारत में सामुदायिक संक्रमण हो जाएगा। भारत में बहुत बुरा हाल है। यह कहा जा रहा है कि हवा से फैल रहा है, बल्कि WHO ने कहा ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि हवा से फैल रहा हो। हर संक्रमित व्यक्ति की मौत हो जाती है, बल्कि प्रमाण यह कि 80% मरीज ठीक हो जाते हैं। बहुत ऐसी अफवाहें। इन्हीं अफवाहों पर सेना की भी आज स्ट्राइक हुई है। सेना की तरफ से भी बयान दिया गया। मेरे साथ गौरव भाटिया है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। तहसीन पूनावाला है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। डॉक्टर विक्रम सिंह हैं, जो कि पूर्व DGP हैं। इसके अलावा मेरे साथ डॉक्टर संदीप बोहरा हैं और रिटायर्ड मेजर जनरल JKS परियार, जो कि सियाचिन और लेह में पोस्टेड रहे हैं। वो इसलिए है क्योंकि सेना की तरफ से भी आज जो है क्लैरिफिकेशन किया गया कि कोई आपातकाल नहीं लग रहा है। ये कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं और ये कोरोना वायरस से ज्यादा अफवाह वायरस खतरनाक है। गौरव भाटिया, पहला सवाल आप ही से, ये अफवाह फैलाने से फायदा किसका होगा? कौन लोग हैं ये? मतलब ये फैलाया जा रहा है कि भाई 21 दिन से आगे बढ़ जाएगा, देश में आपातकाल लग जाएगा, बुरा हाल है, हवा में है। किसका फायदा होगा अफवाह से? कौन लोग हैं? अमन जी, देखिए, सबसे पहले तो आपने बहुत ही अच्छा चर्चा का विषय रखा है कि ये जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, इस पे रोक कैसे लगे। और दूसरी अहम बात जो आपने कही, 99% वर्सेस 1%। तो ये जो 99% है, जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश से अपील करी है, ये कोरोना योद्धा है। और 1% क्या, अगर 0.1% भी, इतनी बड़ी आबादी है भारत में, अगर इनको कोरोना गैर जिम्मेदार नागरिक कहना चाहिए, ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पालन करते हैं, तो ये वाकई जो 99% हमारे देश की जनसंख्या जिम्मेदारी से काम कर रही है, कहीं ना कहीं उनको हरा देगी। और भारत को कोरोना पे विजय पाना है और इसीलिए आवश्यक है कि चाहे अफवाहों का ये जो बाजार है, इसको खत्म करना हो, जिसमें आपका चैनल अग्रणी भूमिका निभा रहा है, और या गैर जिम्मेदाराना बयान कुछ नेताओं के, आज मैं राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन कुछ पार्टियों के नेता है जो ट्विटर पे ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान डाल रहे हैं जो सत्य से दूर है। मैं समझता हूं आज भारतीय नागरिक होके हम सबको एकजुट हो जाना चाहिए। इसमें कोई धर्म नहीं है, इसमें उत्तर भारत दक्षिण भारत नहीं है, हम सब भारतीय हैं। और एक बात और बड़ी अहम है अमन जी, ये युद्ध सरकार तो लड़ेगी ही और जीतेंगे भी, लेकिन हम तब तक मजबूत रहेंगे जब तक हर नागरिक अपने मूल कर्तव्य को समझे। और कर्तव्य क्या है
केवल हमें घर पे रहना है। और समझ रहा है पैरामेडिकल पुलिस, मतलब जो लोग एक चीज गौरव अपनी जान पे खेल के सेवा कर रहे हैं जी, उनको सल्यूट करें। घर से ही उनका जो मनोबल है वो बढ़ाए और घर से बाहर ना निकले। गौरव, और वाकई आज भारतीयों को भी सैल्यूट करने की जरूरत, जिस तरह की मैच्योरिटी लोग दिखा रहे हैं, यकीन मानिए जिस तरह की मैच्योरिटी लोग दिखा रहे हैं, घरों में हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, किसी की मजबूरी है वो सड़कों पर है, उसका सरकार उसका निदान कर रही है। लेकिन तहसीन, कोरोना को लेकर तो हर कोई सरकार के साथ है, अक्रॉस पार्टी लाइन, कोई सवाल ही नहीं उठता इस चीज का। फिर अफवाह से किसको फायदा होगा? ये कौन लोग हैं? ये अफवाह गैंग, क्या कौन लोग हैं ये? तहसीन, आपके पास आऊंगा। अरविंद केजरीवाल कुछ बोल रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री। दूसरी चीज ये कि कुछ राशन वाले, अभी 10 मिनट पहले मेरे पास फोन आया, हमारे जो खाद्य मंत्री हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से जनकपुरी पे वो पूरी दिल्ली के अंदर राशन की दुकानों पे जा के मुआयना कर रहे हैं। जनकपुरी के अंदर एक राशन वाला है जिसके पास पूरा राशन आया था, लेकिन वो राशन सारा का सारा उसने 24 घंटे में बाहर की बाहर बेच दिया और वो अपनी दुकान बंद करके भाग गया। उसको मैंने अभी होम सेक्रेटरी से बात करके उसकी गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। मैं राशन वालों से सबसे कहना चाहता हूं, ये मौका है आपको अपनी इंसानियत दिखाने का। ईमानदारी से राशन दीजिए, पुण्य लगेगा। और अगर आपने कुछ भी गड़बड़ की तो फिर ये देख लेना कि जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी आपको। मैं खुद ये इंश्योर करूंगा कि सख्त से सख्त सजा आप लोगों को दिलवाऊं अगर आपने सरकारी राशन की चोरी करने की कोशिश की, अगर आपने हमारे लोगों का हक मारने की कोशिश की, तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में। तो उसको भी ऑर्डर कर दिया, और कल भी एक ट्रक डाइवर्ट हुआ था, उसके भी ऑर्डर कर दिया, उसको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। हम बख्शेंगे नहीं, उनको ऐसी सख्त सजा दिलवाएंगे कि उनकी रूह कांप उठेगी। ये जो इतनी मुसीबत के टाइम में, जब देश मुसीबत से गुजर रहा है, ये लोग जनता के राशन की और खाने की चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगह से ये सुनने में आ रहा है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उनको तो राशन मिल रहा है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो लोग कह रहे हैं कि हमें भी राशन दिलवाया जाए। तो अरविंद केजरीवाल को आपने सुना कि इस मुश्किल घड़ी में भी कुछ लोग हैं जो कालाबाजारी कर रहे हैं, सख्त से सख्त सजा उनको दी जाएगी और इंसानियत दिखाइए। कम से कम ये वक्त नहीं है, आगे चीजें करने का मौका मिलेगा। तहसीन, बताइए कौन है ये अफवाह गैंग? क्यों अफवाह फैलाई जा रही है? ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 21 दिन से आगे बढ़ जाएगा, आपातकाल लग जाएगा देश में। कौन है ये लोग? क्या फायदा? जी अमन भाई, बहुत ही अच्छा टॉपिक जैसे गौरव भाई ने कहा आपने आज उठाया, और जी न्यूज जो इस देश का नंबर 1 न्यूज चैनल है, इस पर कौन अफवाह फैलाया है क्लियर करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं क्रोनोलॉजी आपको बताऊंगा। सारी क्रोनोलॉजी मैंने जी की न्यूज रिपोर्ट से ली है। जनवरी 30 को पहला कोरोना का केस भारत में आता है। मैं आपको बता रहा हूं, जनवरी 30 को, फरवरी 12 को राहुल गांधी कहते हैं कि बहुत बड़ा संकट होगा। फरवरी 12 को हर्षवर्धन जी कहते हैं कि राहुल गांधी नेगेटिव बातें कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है मार्च 5 को कहती है कोई इमरजेंसी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी मार्च 15 को कहते हैं सभी लोगों की स्क्रीनिंग हो गई। और आज जी न्यूज जिसकी खबर दिखा रहा है राजीव गौबा जी, ये कुछ दिन पहले कहते हैं कि 18 लाख लोगों की स्क्रीनिंग नहीं हुई है। यानी कि अफवाह कौन उड़ा रहा है? हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर, जी न्यूज की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, कहते हैं आप सन में खड़े रहोगे तो आपका कोरोना चला जाएगा। बीजेपी के एक मिनिस्टर कहते हैं अगर आप गौमूत्र पियोगे तो कोरोना चला जाएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कहती है होम्योपैथी से कोरोना क्योर होगा। ये ऑफिशियल प्रेस रिलीज है। होम्योपैथी जिसे साइंस भी नहीं माना जाता है। अफवाह कौन उड़ा रहा है? मजाक कौन उड़ा रहा था? कौन कह रहा था ये इमरजेंसी ने? ये जो गरीब लोग आज सफर कर रहे हैं, जिनको सड़क पर बिठाते उन पे केमिकल डाला जा रहा है, क्या ये राम के बच्चे नहीं है? क्या ये अल्लाह के बंदे नहीं है? क्या ये हमारे भारतवर्ष लोग नहीं है? इनको इस तरह से ट्रीट किया गया है। क्या कोई इसके लिए सरकार में माफी मांगेगा? जी न्यूज पर आकर माफी मांगेगा? क्या प्रधानमंत्री माफी मांगेगी? मार्च 15 को झूठ बोला उन्होंने कि सभी की स्क्रीनिंग हुई है। क्या प्रधानमंत्री इस बात की माफी मांगेंगे कि इनके लिए कोई प्लानिंग नहीं किया? अफवाह कौन उड़ा रहा है? जी न्यूज को पूछना चाहिए, जरूर पूछिए सर। अच्छा, आप कह रहे हैं सरकार अफवाह उड़ा रही है। गौरव जवाब दे दीजिए भाई। वो कह रहे हैं सरकार अफवाह उड़ा रही है। गौरव, देखिए, मैं इस पे राजनीतिक चर्चा नहीं करूंगा। सारे दर्शक जी न्यूज के देख रहे हैं और वो तय करेंगे कि कौन ओछी गंदी हल्की राजनीति कर रहा है
मैं एक पार्टी का जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते केवल इतना ही कहूंगा, 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। नरेंद्र मोदी जी आज प्रतिमूर्ति हैं कि पूरे देश को दिशा दे रहे हैं, किस तरह से वो दिन रात कार्य कर रहे हैं, सारे मंत्री कार्य कर रहे हैं, हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री कार्य कर रहे हैं, ये हम सब ने देखा है। किसानों की चिंता करना, महिलाओं की चिंता करना, जो हमारे डॉक्टर हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको इंश्योरेंस दिलवाना, ये हमने अब तक किया है। देखिए, दो तरह के लोग हैं, एक सकारात्मक है जिनका मैंने जिक्र पहले भी किया था, 99.99% और कहीं ना कहीं 0.01% है जो लोग केवल नकारात्मक बात करेंगे, जैसे 50 साल का एक अपरिपक्व बालक भी है जिनकी तारीफ यहां की जा रही है, जो कहते हैं मैं बड़ा दुखी हूं, मैं चिंतित हूं। अरे आपने किया क्या है अभी तक, ये पूछ रहे हैं हम लोग। योगी जी दिन रात कर रहे हैं मेहनत, उत्तर प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। क्या आज हमें एक देश को एकजुट नहीं होना चाहिए? क्या टीवी चैनल पे हमें ये चर्चा करनी चाहिए जो अभी हो रही है कि धूप में आप सेक रहे हैं, ये एक वक्तव्य है। मैं बड़े भारी मन से एक बात कहता हूं कि कल जब हमने देखा कि लोग खाने के पैकेट लेके भी गए, तो आत्मसम्मान देखिए नागरिकों में कितना है। जेब में चाहे 100 रुपए थे, उन्होंने वो पैकेट तभी लिया जब उन्हें जरूरत थी, और वो एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभा रहे हैं। अपने घर को भी लौट गए अपील के बाद। लेकिन यहाँ पे बड़े परिवारों के लोग हैं जो इतने हल्के बयान देते हैं, ये बहुत चिंताजनक है। एक बात और अमन जी, थोड़ा 30 सेकंड का समय दे दीजिए। भारत की स्थिति क्या मैं आपको बता दूं। अमेरिका की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, भारत के मुकाबले 1/4 है, 25% ही है। वहां पे केस है 1,42,746। भारत में 130 करोड़ रहते हैं। पूरा विश्व आज भारत की तारीफ कर रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी तारीफ कर रहा है। जो रिपोर्टेड केसेस है वो 1071 हैं। अमेरिका में जो डेथ हुई है वो 2500 के करीब हो गई है, और भारत में दुखद है 29 हुई है। कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम मेंटेन करेंगे तो हम कोरोना को परास्त करेंगे। ना मेडिकल फैसिलिटीज की कमी है, ना डॉक्टर्स की कमी है, खाने की जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो भी सरकार और इसका जिसका भी जिक्र गौरव मैंने किया था, और उसका फायदा भी देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन के दौरान इसका फायदा हुआ कि 12 दिन लगे 100 से 1000 केसेस में पहुंचने में। ग्राफिक्स भी हम लगातार देखिए मैप के जरिए, ग्राफ के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे 21 मार्च से 29 मार्च तक जो है ये 26.9%, मतलब ये 26% केसेस बढ़े, ये उस हिसाब से हम आपको दिखा रहे हैं। ये जाके देखिए 29 मार्च तक 11.5% तक पहुंच गया। पहले 26-27% था जो घटकर 11.5%। लॉकडाउन का फायदा हो रहा है, तो मतलब ये 21 दिन से आगे नहीं बढ़ेगा लॉकडाउन, ये राजीव गौबा की तरफ से कहा गया है। हमारे साथ डॉक्टर संदीप बोहरा है। डॉक्टर संदीप बोहरा, लॉकडाउन का फायदा तो दिख रहा है, अब 21 दिन से आगे अभी कहा जा रहा है नहीं बढ़ेगा, लेकिन देश तो आगे भी तैयार है ना, ये तो विश्व युद्ध है कोरोना के खिलाफ। डॉक्टर संदीप बोहरा जी, देखिए ये पहली बात जो मैं कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से सारे भारत के निवासियों को जो देख रहे हैं जी न्यूज, कि पहली बारी ऐसे हो रहा है कि अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस सारी पार्टीज के जो चीफ मिनिस्टर या जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, सब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं और उनका सबका मकसद है कि कोरोना को हराना है। बट हमारे को यह ध्यान रखना है कि हम इसको एक, अगर हमारे अभी तक बढ़े नहीं है मरीज तो इसको हम ये तो बहुत अच्छी बात है नहीं बढ़े हैं, पर हम इसको ये नहीं मान के चलें कि आगे आने वाले समय में बढ़ेंगे नहीं। हमें बहुत एहतियात रखनी है, करनी है। और 1% की जैसे बात हो रही है, 1% क्या 0.1% भी अगर लापरवाही हुई तो अभी जैसे उदाहरण दिया गया हमारे को पैनलिस्ट की तरफ से कि अमेरिका में 2 लाख की बात कर रहे हैं, वो हमारे से 1/4 1/5 हैं। तो आप सोच लीजिए हमारा कितना बुरा हाल हो सकता है। तो मेरे हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग सबसे महत्वपूर्ण है। पॉलिटिक्स को भूल जाइए, ह्यूमैनिटी टॉप पर है। हमारा फर्ज है, हम सब ह्यूमंस हैं, कास्ट, क्रीड, रिलीजन सब निकाल दीजिए, हम ह्यूमंस हैं, हमारी जिम्मेवारी है ह्यूमंस को बचाना, अपने साथियों को बचाना, भारतीयों को बचाना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल डिस्टेंसिंग। और समझिए अगले आने वाले 2 हफ्ते हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट आज की डेट में जो कह रही है बहुत अच्छी बात है कि वो सोच रहे 21 दिन के बाद लॉकडाउन नहीं होगा, बट मानिए मेरी बात, कहीं पर ऐसा ना हो। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ चेता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं प्लीज बी ऑन गार्ड। ये नंबर बढ़ना नहीं चाहिए कि कल को 21 दिन बाद गवर्नमेंट के ऊपर मुसीबत आ जाए और उनको मजबूरन कुछ दोबारा
असेस करना पड़ जाए लॉकडाउन के बारे में। अगर कुछ नहीं बढ़ेगा तो लॉकडाउन रखने का मतलब ही नहीं है, बट अगर बढ़ गया तो गवर्नमेंट के पास कोई चारा ही नहीं रहेगा, चाहे वो सेंट्रल चाहे स्टेट हो, उसको एक्सटेंड करने का। डॉक्टर डी आर राय जो कि एक्स-वीपी हैं आईमा, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के, वो भी इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर राय, हमारा हैशटैग भी इसलिए इंडिया सपोर्ट्स लॉकडाउन, क्योंकि वो लॉकडाउन आप घर पर रहेंगे तो ही तो रहेंगे। इंडिया सपोर्ट्स लॉकडाउन, वो अभी 21 दिन के लिए 21 दिन का सपोर्ट है। डॉक्टर राय, देखिए, जो सरकार ने आज लॉकडाउन का जो एक विकल्प दिया है, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। अगर आप कोरोना को रोकना चाहते हैं, आपको हर हालत में कोरोना को अंदर एंटर नहीं होने देना पड़ेगा। मैं हर वक्त एक ही बात कहता रहा हूं आपके माध्यम से, कोरोना कभी नहीं आएगा जब तक आप उसको घर के बाहर लेने नहीं जाओगे। अगर जब सरकार ने एक हमको नारा दिया, एक हमको विकल्प दिया कि घर से बाहर न निकलो, अगर हम उसको सीरियसली ओबे नहीं करते हैं, उसको पालन नहीं करते हैं, तो क्या रहेगा? आज अगर लॉकडाउन नहीं करेंगे, हमारे पास देखिए आने वाले एक हफ्ता हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। एज ए डॉक्टर मैं कहूंगा कि हर इंसान को, हर नागरिक को पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ के सिर्फ एक चीज के पीछे लग जाए कि इस देश को बचाना है, हमें बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। और वो सभी तब बचा पाएंगे जब हम खुद क्वारंटीन में रहेंगे और दूसरों को क्वारंटीन में रखेंगे। घर से बाहर जाना बिल्कुल छोड़ दीजिए। एक हफ्ते के अंदर हमको जो है ना सारा रिजल्ट मिल जाएगा कि हम लोग कहां पे जा रहे हैं। अगर एक हफ्ते के अंदर हमने केसेस बढ़ा दिए तो मैं आपको वार्न कर रहा हूं, डराता नहीं हूं लेकिन वार्निंग है, हम कहीं स्टेज 3 के अंदर कम्युनिटी इन्फेक्शन में न चले जाएं। अगर वो चले गए तो जो हालत दूसरे देशों की हो रही है, ईश्वर न करे, हमारी हालत से बदतर होगी। डॉक्टर राय, इसीलिए ये डिबेट के अलावा कोई ये मेरी डिबेट रखने का मकसद ये था। आज जब मैं डिबेट करने आ रहा था, हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, अगर देश को बचाना है तो जी डॉक्टर राय करवाना पड़ेगा। जी डॉक्टर राय, मैं भी वही कह रहा हूं। अब जब डिबेट करने से पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये कहा जा रहा है कि बहुत तरह का एक अफवाह फैलाने की, बहुत तरह की अफवाहें फैलाने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जेके परिहार, जो कि सियाचिन और लेह में भी पोस्टेड रहे हैं, क्योंकि आज सेना की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन आया। जेके परिहार, यह भी कहा जा रहा है मध्य अप्रैल में देश में आपातकाल लगा दिया जाएगा। उसको लेकर भी सेना की तरफ से क्लैरिफिकेशन ये आया गया कि फेक और मलेशियस प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, ये बेबुनियाद है। ये कौन लोग हैं? ये मेरे को लग रहा है कोरोना से ज्यादा खतरनाक है, जो पैनिक की सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे हो। पैनिक का नतीजा हमने देखा था आनंद विहार बस डिपो पर क्या हुआ था। इसलिए आज सेना को भी आगे आकर मेरे ख्याल से क्लैरिफाई करना पड़ा कि कोई आपातकाल नहीं लगने जा रहा है देश में। जेके परिहार। अमन जी, मैं आपको बहुत बधाई देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा विषय लिया है। और मैं आर्मी में रहा हूं और साथ में मैं डॉक्टर भी हूं, और जब इबोला का क्राइसिस हुआ था उस वक्त में मैं हेल्थ पूरा देख रहा था, तो मैं दोनों ही बातें एक साथ कवर कर सकता हूं। लॉकडाउन बहुत ही जरूरी है जहां तक मेडिकल का सवाल है। हमारा जो शुरुआत हुई है 23 मार्च से शुरू हुई है, सब इंटरनेशनल फ्लाइट बंद हो गई, ट्रेन मूवमेंट बंद हुए हैं, मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन का जाता है। तो 7 अप्रैल तक का समय हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल है। अगर हम इसको रोक लेते हैं तो आगे हमारी लड़ाई बहुत काबू में रहती है। इसलिए ये लॉकडाउन सोच समझ के 3 हफ्ते का रखा गया है। और हमें इसमें आज की डेट में हमारे यहाँ सिर्फ एक ही नेता है हिंदुस्तान का, प्रधानमंत्री। स्टेट्स में वो मुख्यमंत्री, ना हाथ है, ना निशान कमल का है, ना झाड़ू का है, ना और कोई है। सारा हिंदुस्तान आज प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हुआ है। और मैं ये पत्र भी मैंने प्रधानमंत्री को लिख के दिया है कि ये हम सब साथ हैं। सारा सवाल आर्मी का, आर्मी में बहुत डिसिप्लिन रहता है, और लद्दाख और सियाचिन के दुर्गम इलाकों में वहां पर ट्रेनिंग और मानसिक रूप से तैयार रहने से वो जवान हमारे जो है वहां पर बहुत ही दुर्गम और परिस्थितियों में रहते हैं और देश की सेवा करते हैं। आज हर भारतीय का कर्तव्य है धैर्य रखे, संयम रखे। अपना साथ सबका साथ होता है, अपना बचाव सबका बचाव होता है। एक मिनट, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये कोरोना से जंग जीत कर लौटी सुमिति सिंह का कैसे लोगों ने स्वागत किया। आप ये तस्वीरें अहमदाबाद की है, और ये देखिए आप, शंख बजाकर, थालियां बजाकर, तालियां बजाकर स्वागत किया गया, और वो डिसिप्लिन दिखाया गया। वही डिसिप्लिन दिखाने की जरूरत है आज के समय में जो सुमिति सिंह ने दिखाया, और वो कोरोना को हरा कर घर वापस लौटी और उनका ऐसा स्वागत किया गया।
ये अहमदाबाद से तस्वीरें आई, हमने सोचा आपको जरूर दिखाई जाए। लेकिन मैं आगे बढ़ूं, लेकिन जेकेएस परिहार एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आज देश आपको सुनना चाहेगा। क्योंकि हम लोग जब 21 दिन की बात कर रहे हैं, लोग थोड़े अधीर हो रहे हैं जेकेएस परिहार। वो हो रहे हैं कि 21 दिन बहुत लंबा समय है, अभी तो 6 दिन हुए, अभी 15 दिन, इस तरह से मुझे लग रहा है कि आप शायद बेहतर समझा पाए कि संकल्प शक्ति अगर किसी को सीखनी है तो जो सियाचिन में तैनात होता है, लोग 21 दिन में घबरा रहे हैं, सेना के जवान जो सियाचिन में तैनात होते हैं उनसे मेरे ख्याल से सीखने की जरूरत है। संकल्प शक्ति अगर सीखनी है किसी को तो रिटायर्ड मेजर जनरल जेकेएस परिहार, सवाल मेरा आपसे माइनस 55 डिग्री टेम्परेचर में 23,000 फुट की हाइट पे भारत के वीर जवान जो हैं वहां पे 3 से 6 महीने रहते हैं। उनको लड़ाई लड़नी पड़ती है, बर्फ से उनको लड़ाई लड़नी पड़ती है, पाकिस्तान से आने वाली गोलियां जो हर शुक्रवार को मंगलवार को गिरती हैं। इसके बावजूद खाने की परेशानी और नहाना वगैरह कुछ होता नहीं है, इसके बावजूद हमारे जवान वीरता से वहां रहते हैं। ये सिर्फ संयम और धैर्य की बात है। आज हर भारतीय को वही धैर्य और संयम दिखाने की जरूरत है। ये पीरियड कोई खराब नहीं है। मैं भी 7 दिन से हूं। अगर आप घर में रह रहे हैं तो आप अपना मानसिक तनाव को दूर करने के लिए कई अच्छी गतिविधियां कर सकते हैं। आप परिवार की देखभाल कर सकते हैं, आप कुछ अपनी जो हॉबीज हैं उनको बड़ा कर सकते हैं। और देश के अगर आप सामाजिक कार्य करना चाहते हैं आप करिए। गुरुद्वारों को देखिए, कई ये रॉबिन हुड घूम रहे हैं, कितने लोग जो है देश सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। आप इसको अच्छी तरह से लीजिए। आप देखिए कि भारत में जितनी पॉपुलेशन है और जितना कंजेशन है, अगर हम ये लॉकडाउन नहीं करते तो शायद हमारे यहाँ मरीजों की संख्या जो है वो 40 लाख 50 लाख तक चली जाती। आप देखिए आज 1100 हमारे यहाँ मरीज हुए हैं, उनमें 80% से ज्यादा जो है वो स्वस्थ हो गए हैं। जो गंभीर बीमार है उनका प्रतिशत 5% है, और जो दुर्भाग्यवश जिनकी मृत्यु हुई वो दूसरी बीमारियों से पीड़ित थे, इसकी वजह से उनको इसका नुकसान हुआ, वो भी 5% है। इसका मतलब 90% लोगों को कोरोना वायरस से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये तो एक तरीके से मौका है ना सर, मैं तो इसको इस तरह से देखता हूं, ये एक तरीके से हम लोग कहते हैं राष्ट्रवाद क्या है, देशभक्ति क्या है। अब ये देशभक्ति ना, अब आप देश के लिए आपके पास कुछ करने का मौका है। सेना के जवान वहां पर हैं, जो देश के प्रहरी हैं वो सियाचिन में तैनात हैं, मुश्किल परिस्थितियों में तैनात हैं। आप लोग कहते हैं देश के लिए हमको कुछ करने का मौका क्यों नहीं मिल रहा? अब मिला है। यही तो राष्ट्रवाद है, यही तो देशभक्ति है। सियाचिन के जवानों से और सेना से सीखने की जरूरत है। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन तहसीन पूनावाला, मेरा एक सवाल आपसे, उसके बाद गौरव मैं आपके पास आ रहा हूं। तहसीन, अभी तो टाइम नहीं है ना, वो नुक्ताचीनी और दिक्कत और ये समस्या वो समस्या। 21 दिन थोड़ा सब रख लीजिए, बड़ा मौके आएंगे पॉलिटिक्स करने के। सर घेरिएगा सरकार को, करिएगा आप मंथन, पूछेगा सवाल, हम भी पूछेंगे। ये वो टाइम नहीं है मेरे ख्याल से। ये तो आप अग्री करेंगे इस चीज को लेकर, दिस इज नॉट द टाइम। विक्रम सिंह जी, आ रहा हूं आपके पास। सर ऑफ कोर्स ये समय है कि एक साथ इकट्ठा होकर हमें कोरोना के खिलाफ लड़ना है, लेकिन सवाल उठाना बहुत जरूरी है। यही एक जमहूरियत का बेसिस है। और सवाल सर 21 दिन बाद उठा लीजिएगा। 12 फरवरी से सरकार, सवाल खत्म थोड़ी ना हो जाएंगे तहसीन। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस अगर इन गरीबों के लिए पैसे, ये समय है क्या? और उसके ये समय है क्या? सर प्लीज, अगर मैं अपनी बात रख दूं, ठीक है सर, मैं अपनी बात रख देता हूं। अगर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस अपने, यही समय है, ये समय मैं अपनी बात रख दूं सर। अगर आप टोकोगे तो कोई मतलब नहीं मुझे शो में बुलाने का। आप बोलिए, मैं चुप बैठता हूं, या ना मैं अपनी बात रख दूं। हम दोनों में से कोई चिल्लाने की डिबेट मुझे नहीं। ठीक है, 12 फरवरी से जब आपने फ्लाइट्स बंद नहीं की, देश का प्रधानमंत्री देश को झूठ बोलता है कि सबकी स्क्रीनिंग हुई है। और सर एक लास्ट चीज, जो देश के फाइनेंस मिनिस्टर है, अगर प्रोविजंस करते पैसे की, आप 1,70,000 करोड़ की बात कर रहे हो। ये सब देशों के अंदर 1,70,000 करोड़, जितने भी अन्य मुल्क है, इसमें से जीडीपी का सबसे कम हिस्सा दिया हुआ है। अगर आप गोली मारो के नारे नहीं लगाते और प्रोविजन करते पैसों की, तो ये आज गरीबों की हालत नहीं होती। अमन भाई, आप, मैं, यहां पर गौरव और जितने लोग बैठे, बहुत प्रिविलेज लोग बैठे, हम इस देश के 1% लोगों में से हैं जिसके पास प्रिविलेज है। गरीब आदमी के पास खाना नहीं है। आज कल्टीवेशन सीजन चालू हो गया है, किसान घर में बैठा है, वो कल्टीवेट कब करेगा खारिफ का क्रॉप? उसे इसके बाद बारिश के पहले दूसरे बीज सीजने हैं। बारिश में अगर वो नहीं उगेगा, राबरी के क्रॉप्स कैसे आएंगे? कुछ तो प्लानिंग होनी चाहिए, या सिर्फ हम ये कर, हमने 1,70,000 करोड़ दे दिया, सारी परेशानी खत्म हो गई? सवाल पूछना यही जरूरी है। सवाल पूछना होगा कि हेल्थ मिनिस्टर ने क्यों कहा मार्च 5 को कि ये इमरजेंसी नहीं है। अगर मार्च 5 को हमें इमरजेंसी का संज्ञान देते तो आज ये हालत नहीं होती। और एक लास्ट बात, आप बार बार कहते हो, एक लास्ट बात बहुत जरूरी। बोलिए, मैं सुन रहा हूं, बोलिए।
आप कहते हो कि यहां पर केसेस बहुत कम है। आप जानते हो ऑफिशियल रिकॉर्ड है केवल 38,000 टेस्टिंग हुआ है, 38,000 टेस्टिंग हुए 130 करोड़ के मुल्क में। आप अमेरिका से तुलना करते हो, अमेरिका में टेस्टिंग 20% है, हमारी टेस्टिंग 0.2% नहीं है। वो जो गरीब लोग जा रहे, क्या किसी ने उनका टेस्टिंग किया है? क्या किसी ने उनको कोई दवाई दी है? क्या किसी ने उनको विटामिन सी भी दिया है जिससे उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो? क्या बात कर रहे हो? कहां से ये आंकड़े ला रहे हो? 38,000 गवर्नमेंट के रिकॉर्डेड टेस्टिंग हुई है। पहले तो तहसीन मैंने ये नहीं कहा कि केसेस कम की रफ्तार, जो कोरोना की जो स्पीड थी, सुन लीजिए, हो सकता है आपने ठीक से ना सुना हो। कोरोना की स्पीड जो पहले 100 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, वो घटकर अब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई है। इसको इस तरह से समझिए, कोरोना इन्फेक्शन की स्पीड जो पहले थी, बहुत तेजी से थी, उसकी स्पीड अब कम हो गई है। इसको अगर इस तरह से समझाया जाए तो क्या मैं गलत कह रहा हूं? विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, विक्रम सिंह जी। अमन जी, आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है सामुदायिक संक्रमण यानी कम्युनिटी का फैलाव की टेस्टिंग हुई है? क्या 38,000 करेंगे? जो आपके पास संसाधन है, अमेरिका के संसाधन अमेरिका के पास है, वो अपने संसाधन से करेंगे। हमारे जो वर्तमान संसाधन है उन्हीं के आधार पर हम टेस्टिंग करेंगे। जनरल परिहार साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, चेन ऑफ कमांड, एक प्रधानमंत्री और उसी के इशारे पर और उसी के आदेशों पर सब कार्रवाई करना चाहिए। और यह संतोष का विषय है कि गृह मंत्री ने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का निलंबन और कार्रवाई की है, क्योंकि जिस तरीके से मजदूरों का इकट्ठा होना यह हो पाया, उसमें कोई न कोई लापरवाही जरूर थी। हमको यह सबक लेने की जरूरत है कि हम कहां हम और अच्छा कर सकते थे। दिल्ली में अगर सेंट्रल कंट्रोल रूम होता जिसके अंतर्गत हम ये तमाम प्रभावी कार्रवाई कर सकते थे पारस्परिक समन्वय के साथ। इसके अलावा अभी केजरीवाल साहब पे आपने बयान दिखाया, बेहतर ये होता कि रासुका के अंतर्गत ये एसेंशियल सर्विसेज और एसेंशियल सप्लाईज में आता है, तो रासुका के अंतर्गत इनको 1 साल के लिए निरुद्ध कर दिया जाता, उसका बड़ा कड़ा और माकूल संदेश जाता। अमन जी, अफवाह फैलाना एक चीज है और सवाल उठाना एक चीज है। सवाल उठाना चाहिए, मैं तहसीन साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, ये लोकतंत्र का हमारा अधिकार है। लेकिन अगर कोई अफवाह फैला रहा है, अगर कोई अफवाह फैला रहा है शरारतन एक कुंसित मनोवृत्ति के आधार पर, तो डॉक्टर सूद साहब इसको बता देंगे, डॉक्टर संदीप बोरा साहब इसको बता देंगे कि इसके क्या भयावह परिणाम हो सकते हैं। अंततो गत्वा वो शिकार करता है उस हमारी एक कमजोरी का, जब हम भयाक्रांत होते हैं या भयभीत होते हैं, उसमें अफवाह फैला करके हमारे मनोबल को गिराने का प्रयास किया जाता है। इसलिए इसके ऊपर भी प्रभावी कार्रवाई की बहुत आवश्यकता है। सवाल उठाना एक चीज है और अफवाह फैलाना एक चीज है, और दोनों ही परिस्थितियों में जो अफवाह फैलाता है, एसेंशियल सर्विसेज को बाधित करता है, उनके ऊपर मेरी आपके माध्यम से अमन जी ये संस्तुति होगी, रासुका के अंतर्गत निहित प्राविधान के अंतर्गत पहले 1 साल जेल में भेज दें, उसके बाद उनसे अन्य धाराओं में उन पर कार्रवाई करें। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है गौरव, क्या 21 दिन में कोरोना का कालचक्र टूट जाएगा? गौरव, 21 दिन से आगे नहीं बढ़ेगा लॉकडाउन, ये सरकार की तरफ से, कैबिनेट सचिव की तरफ से बता दिया गया, राजीव गौबा साहब की तरफ से। लेकिन क्या 21 दिन में टूट जाएगा कोरोना का कालचक्र, चेन टूट जाएगी? आपकी चर्चा को सुनते हुए मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी के 2 शब्द जो उन्होंने रामबाण दिया था याद आ गए, संकल्प और संयम। और हर चीज नकारात्मक है, नुक्ताचीनी करना, करोड़ों लोगों की मदद हुई, लेकिन 1-2 उदाहरण पेश करना कि देखिए ये कमी रह गई, मैं समझता हूं ये सही तरीका नहीं है कोरोना से लड़ने का। सही तरीका ये है कि सकारात्मक सुझाव दीजिए। और मैं बताता हूं, किसानों की बात हो रही थी, पहली बात तो राबड़ी की फसल नहीं होती, जो लोग जमीन से नहीं जुड़े होते उनको नहीं पता होगा, रबी की फसल होती है। और किसानों के लिए भी एक पैकेज आया, किसान सम्मान निधि में उनको 2,000 रुपए तुरंत दिए जाएंगे, अप्रैल की किश्त पहले कर दी गई, और इससे 9 करोड़ किसान करीब लाभान्वित होंगे। आपके चैनल की एक खबर मैं दर्शकों से बांटना चाहता हूं, और इतनी नकारात्मकता अच्छी नहीं है। आपके चैनल में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, बायोफिजिसिस्ट है माइकल लेविट, उन्होंने कहा था कि कोरोना चंद दिन का मेहमान है और खत्म होगा। और दूसरी बात, इंडिया में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी आया, और मैं समझता हूं ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर है कि इंडिया में लोकल ट्रांसमिशन स्टेज पे है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन पे नहीं पहुंचा, और ये इसलिए है कि सोशल डिस्टेंसिंग हम अच्छी कर रहे हैं। तो ये जो जी न्यूज अच्छी खबरें भी बता रहा है, मैं समझता हूं इससे नागरिकों का मनोबल बढ़ता है। और प्रधानमंत्री जी बहुत मजबूती से नेतृत्व दे रहे हैं, दिशा दे रहे हैं। सैल्यूट डॉक्टर को होना चाहिए, पैरामेडिक्स को होना चाहिए, पुलिस को होना चाहिए,
जो अपनी जान का जोखिम लेके भी सड़कों पे भी है, हॉस्पिटल में भी है, और हर वक्त राजनीति करना, मैं समझता हूं आधे मिनट का समय भी नकारात्मक राजनीति करने में नहीं बिताना चाहिए। ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है अमन जी। और एक आंकड़ा मैं पेश कर दूं, क्योंकि अमेरिका की बात है, एक आंकड़ा और है कि जैसा मैंने कहा 1/4 पॉपुलेशन है, वहां पे 10 लाख की जनसंख्या में जो रेट है वो रेट है 431 का, और हमारा रेट 10 लाख की संख्या में क्या है, आपको जान के लगेगा कि भारत सही दिशा में है, 0.8। मतलब अमेरिका की तुलना में हम बहुत बेहतर कर रहे हैं। हमारे यहाँ लॉकडाउन पहले हुआ, अमेरिका और यूके अभी भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं है कि लॉकडाउन कंप्लीट होगा या नहीं होगा। हम लोगों के यहाँ स्कूल बहुत पहले बंद हुए, तो बहुत सी चीजें अच्छी भी हुई हैं। विपक्ष को कोई कमी लगती है तो सकारात्मक सुझाव दे, यहाँ नुक्ताचीनी ना करे, बुराइयां ना निकाले, जो लोग कार्य कर रहे हैं उनका मनोबल ना तोड़े। ठीक है डॉक्टर संदीप बोहरा, वो जो सवाल मेरा गौरव भाटिया से था वो आपसे है। 21 दिन का लॉकडाउन, ये पूछा जा रहा है कि कहीं 21 दिन से आगे तो नहीं बढ़ जाएगा। लोग थोड़े से अधीर हैं, सरकार ने कहा 21 दिन से आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या 21 दिन में ये चेन टूट जाएगी, 21 दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा? देखिए आज की डेट में जिस स्पीड पे हम चल रहे हैं कोरोना को कंट्रोल करने में, जो हमारे सामने आंकड़े हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में हम बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। हमारे पास उस रेट पर एक्सपोनेंशियल राइज नहीं हुआ है। हमने अपने सारे के सारे संयम के साथ, जैसे बोला जा रहा है, हमने सारी जगह पर समझकर अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है ताकि ये आंकड़ा बढ़े ना। मेरे हिसाब से अगर हम स्ट्रिक्टली करते हैं और फॉलो करते हैं सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, और जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, जैसे कहा जा रहा है, उनको सख्त से सख्त कड़ी सजा दी जाए ताकि वो इस तरह से लोगों का मनोबल ना तोड़ें। और जो लोग हेल्थ वर्कर्स हैं, जो सारे के सारे आगे फ्रंट लाइन में हमारे लिए खड़े हैं, उन सबको हमको सकारात्मक सोच लेकर बढ़ना है। तो अगर हम इसको आगे आने वाले 1 से 2 हफ्ते में कंट्रोल में रखते हैं और ये बढ़ता नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी 21 दिन से ज्यादा की लॉकडाउन की। बट हाँ, 21 दिन की साइकिल सोच समझ के साइंटिफिकली वर्ल्ड की जितनी हमारे पास, ये 4 महीना पुराना वर्ल्ड का वायरस है, जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये बिल्कुल साइंटिफिकली सोच समझकर ये रखा गया है। 21 दिन जरूरी लॉकडाउन था, मैंडेटरी था, और इंडिया के लिए इससे बढ़िया और टाइमली ऑप्शन नहीं थी। सो हमको सिर्फ ये देखना कि आगे बढ़े ना, जिसके लिए मेरी तरफ से, मेरे हिसाब से सारी सरकारें लगी हुई हैं जी जान से। डॉक्टर राय, बढ़े ना ये हर कोई चाह रहा है, हम स्थिति नियंत्रण में आ जाए, कोरोना खत्म हो जाए, 21 दिन के अंदर अंदर कोरोना का ये चक्र है, ये चेन है, टूट जाए। लेकिन बुरे के लिए भी तो तैयार है ना इंडिया। इंडिया सपोर्ट्स लॉकडाउन, यही हमारा हैशटैग है आज का। पूरा देश जिस तरह की मैच्योरिटी दिखाई है, वो शायद आगे के लिए भी तैयार है। डॉक्टर राय, देखिए अमन जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन आप ये सोचिए कि सरकार ने आज लॉकडाउन किया क्यों। हमारे साइंटिफिकली मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कहते हैं कि कोई आदमी अगर किसी वक्त कांटेक्ट में आता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन का माना गया है। अगर मैं कहता हूं कि 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का ऐलान किया, 24 तारीख से लेकर 14 दिन के आपके बनते हैं, 5 या 6 अप्रैल के लिए बनते हैं। ये बड़ा क्रूशियल टाइम है। उसके बाद उन्होंने फिर 14 दिन, 1 हफ्ते का और टाइम दिया है। अगर हमने इस चेन को यहां पर तोड़ दिया तो हर हालत में हम विजयी होंगे। लेकिन अगर हमने लापरवाही बरती और हमने इस चेन को नहीं तोड़ा, तो मैं आगे की स्थिति की तरफ देखना भी नहीं चाहता हूं और किसी को डराना भी नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं अपने पैनलिस्ट को, जो कि आज मैं फिर हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं हर एक से, ये वक्त अगर कहीं पे कोई कमी रही है कि जिस ढंग से माइग्रेटिंग लेबर यहां से भागने लगी, कोई ना कोई चूक हुई है, उसको हमें डैमेज कंट्रोल करना है। उस लेबर को वहां अपने गांव में मत जाने दीजिए, उसको रोकिए। अगर हम इसमें सक्सेस हो गए तो बहुत अच्छा होगा। और अब रहा सवाल कंपैरिजन का, 30 जनवरी के रोज हमारा 1 केस था और 30 जनवरी को इटली के अंदर 1 केस था और 21 फरवरी को हमारे 1 केस था और 21 फरवरी को उसके 40 केस हो गए थे और वो बढ़ते बढ़ते आज 10,000 से ऊपर हो गए। आप देखिए, अगर जैसे ही पता लगा एयरपोर्ट के ऊपर स्कैनिंग की, सब मैं मानता हूं कि जो थर्मल स्कैनिंग की गई सिर्फ एयरपोर्ट पे की गई, बसेस के ऊपर नहीं की गई। अभी जो लोग जा रहे हैं वो बहुत मुश्किल है। हमारी पॉपुलेशन को देखते हुए ये चीजें करना बहुत मुश्किल है। मैं एज ए डॉक्टर, एज ए मेडिकल एक्टिविस्ट, एज ए वेल विशर ऑफ द कंट्री, मैं इस चीज को मानने को तैयार हूं।
अगर मैं देखता हूं कोई चीज कम हो रही है, मेरी जिम्मेदारी बनती है उसको ठीक करूं, ना कि उसकी नुक्ताचीनी निकालूं। अगर आज हम इस पद्धति से काम करेंगे सारे के सारे, कहीं पर भी हम जो तहसीन का कंसर्न है वो है मास टेस्टिंग का। तो भाई मास टेस्टिंग नहीं हुई, उनका कंसर्न ये है। तहसीन को चैट करना चाह रहे हैं अभी भी डॉक्टर, एक मिनट तहसीन को चैट करें फिर आप जवाब दे दीजिएगा। तहसीन, आईसीएमआर टेस्टिंग के लिए उन्होंने रैंडम टेस्टिंग की है जिसके अंदर अभी कम्युनिटी इंफेक्शन नहीं आ रहा है, तो सरकार आराम से नहीं बैठी है, डॉक्टर कम्युनिटी आराम से नहीं बैठी है। हमें बहुत चिंता है अपने देश की, और हमें सहयोग चाहिए। ठीक है डॉक्टर राय, उनका कंसर्न मास टेस्टिंग का है कि मास टेस्टिंग। मैं डॉक्टर साहब जी, जहां पर जी अगर आप वो तहसीन मैं डॉक्टर राय की डॉक्टर राय एक मिनट जी तहसीन, मैं डॉक्टर राय की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं उनकी और सारे डॉक्टर्स की। मैं डॉक्टर राय और सारे डॉक्टर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मार्च 15 को हमारे प्रधानमंत्री ने कैटेगोरिकली कहा कि सभी पैसेंजर्स की फरवरी से स्क्रीनिंग हो चुकी है। कुछ दिन पहले राजीव गौबा, जिनकी खबर आज हम चला रहे, उन्होंने कहा कि 18 लाख लोगों की स्क्रीनिंग नहीं हुई है। हमारे प्रधानमंत्री ने डॉक्टर्स और देश को झूठ बोला। दूसरी बात देखिए, मैं दोबारा से कह रहा हूं, टेस्टिंग के मामले में परसेंटेज ऑफ टेस्टिंग, आप इटली से तुलना कर रहे हो, अमेरिका से कितने टेस्ट केसेस हुए, तो टेस्टिंग की तुलना कीजिए। भारत का टेस्टिंग दुनिया में सबसे कम है, ये मैंने WHO कह रहा है। आज हमने सिर्फ 38,000 टेस्टिंग किए, तो क्या हम इसे सक्सेस मानेंगे? कोरोना को डिटेक्ट करने का एक ही रास्ता है, टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। और जनवरी 30 को जब पहला केस आया और आज तक हमने सफिशिएंट टेस्टिंग नहीं की, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री देश को झूठ बोल रहे थे और सस्ती राजनीति में वो उलझे हुए थे। क्या फायदा क्या होगा तहसीन? क्यों किया ऐसा? अगर आपको लगता है जानबूझकर ये सब किया गया, क्या फायदा? क्या फैलाना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी कोरोना? क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, फैलाना नहीं चाहते। उन्होंने सोचा ही नहीं कि इतना बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज होगा, वो ग्रैस्प ही नहीं कर पाए। जो होम मिनिस्ट्री में, जी न्यूज की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, जो होम मिनिस्ट्री मार्च 5 को कहता है ये इमरजेंसी नहीं है, मार्च 5 को कहता है इमरजेंसी नहीं है, होम मिनिस्ट्री नहीं, हेल्थ मिनिस्ट्री, उस हेल्थ मिनिस्ट्री को आप क्या कहोगे? 5 मार्च को हेल्थ मिनिस्ट्री कहता है कोरोना इमरजेंसी नहीं है। 12 मार्च को हेल्थ मिनिस्टर कहते हैं आप धूप में खड़े रहो, कोरोना क्योर होता है। आप उस सरकार की IQ लेवल तो समझे। ये सरकार में कोई प्लानिंग की, अच्छा, उसके बावजूद तहसीन तमाम दूसरे विकसित देशों के मुकाबले भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों की संख्या कम कैसे? और जिम्मेदारी लेनी होगी तहसीन। उसके बावजूद तमाम विकसित देशों के मुकाबले भारत में मामले कम कैसे? एक दिन में हजार मामले, यहां तो 1000 मामले होने में 12 दिन लग गए। कुछ तो किया ना सरकार ने। बहुत अच्छा सवाल। नहीं है कम। आपने टेस्टिंग सिर्फ 38,000 की है। अच्छा। ये चांसेस है कि बहुत सारे हमारे मुल्क के लोगों को कोरोना हो गया और क्योर हो गए, और बहुत सारे लोगों को आगे होने वाला है। हमने टेस्टिंग सफिशिएंट नहीं की। 130 करोड़ लोगों और अन्य साइंटिफिक लोग कह रहे हैं। ऐसा ऑथेंटिकेट आप कर सकते हैं क्या? ये काफी नहीं सर, मैं डरा नहीं रहा हूं। 12 फरवरी को आप कह रहे थे मैं डरा रहा था, मार्च 5 को आप कह रहे थे कि इमरजेंसी नहीं है। गौरव, उसके बाद मैं कह रहा हूं सबको हो, मैं कह रहा हूं भगवान सबको लंबी उम्र दे, भगवान सबको तंदुरुस्ती दे, लेकिन ये बात में सच्चाई है कि सिर्फ 38,000 टेस्टिंग हुई है। ठीक है गौरव। उसके बाद विक्रम सिंह जी और JK परियार जी आ रहा हूं। गौरव, बिल्कुल, देखिए मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा, भगवान सबको लंबी उम्र दे, और उसके लिए हम तत्पर हैं। लेकिन भगवान विपक्षी पार्टियों को, खासकर कांग्रेस को सद्बुद्धि भी दे, थोड़ी देश के लिए सेवा करने का भाव भी दे। और मैं भी दोबारा कहूंगा, आज मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं आंकड़े दे सकता हूं कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, लेकिन हमें ये जानना होगा, ये एक देश है, ये प्रदेश नहीं है कि हम कहें इस प्रदेश में कमी है, उस प्रदेश में कांग्रेस सरकार है। इन्होंने टेस्टिंग की बात उठाई, तो मैं टेस्टिंग की बात उठाना चाहता हूं आंकड़ों के साथ। सबसे पहले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो माइकल जे रायन है, उन्होंने प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार की तारीफ करी। उन्होंने कहा पूरे विश्व को भारत से सीखना चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है। और प्राइवेट टेस्टिंग, अभी कुछ दिन पहले ही
ऐसी 15 कंपनियां थी जिनकी 18,000 सेंटर्स है, प्राइवेट टेस्टिंग शुरू कर दी गई कि हाँ ये सही बात है कि टेस्टिंग बढ़ानी है। और क्या ये सही नहीं है कि माई लैब नामक एक कंपनी है जिसको किट बनाने का कमर्शियल लाइसेंस दे दिया गया है और वो टेस्टिंग किट भी अब बना रही है। तो व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं, केवल नुक्ताचीनी करना। विक्रम सिंह कंक्लूडिंग कमेंट। विक्रम सिंह। अमन जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि रैंडम सैंपलिंग एक तरीका है। आइडियली अमेरिका के संसाधन हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हम वही तो कर सकते हैं, यथा सामर्थ्य यथाशक्ति वो हमने किया। रैंडम सैंपलिंग एक बहुत वैज्ञानिक टूल है एंड इट हैज अ पोटेंशियल ऑफ प्रेडिक्शन एज ऑल्सो टेस्टिंग द ग्राउंड रियलिटी। एवरी हाइपोथेसिस इज अ पोटेंशियल प्रेडिक्शन। और ये हाइपोथेसिस है कि रैंडम सैंपलिंग के का पीएचडी भी करता है तो उसको भी मालूम है रैंडम सैंपलिंग बिल्कुल यथार्थ तक आपको पहुंचा देता है अगर निष्ठापूर्वक रैंडम सैंपलिंग की गई। तो इसको बिल्कुल नकार देना कि ये बिल्कुल अवैज्ञानिक है, ये अनुचित है, क्योंकि ये बिल्कुल वैज्ञानिक है और अपने संसाधन के आधार पर ही तुम टेस्टिंग कर सकते हैं। अब जब हमारे पास टूल्स आ जाएंगे, टेस्टिंग किट्स आ जाएंगे, तो वो भी उस स्तर की भी टेस्टिंग हो जाएगी जिसकी तरफ संकेत तहसीन साहब फरमा रहे हैं। लेकिन जब तक नहीं है तो जो उपलब्ध संसाधन है उसी के आधार पर एक बहुत अच्छा अभिनव प्रयोग किया गया जो कि विश्व स्तर पे जिसको सलाम किया जा रहा है। बिल्कुल, और ये आंकड़े भी कम से कम थोड़े से संतोषजनक हैं कि जब दुनिया भर में इस वायरस से 33,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यूरोप में 20,000 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया में कुल 7 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। स्पेन और इटली में तो एक एक दिन में 800 से 900 से हजार लोगों की मौत हो रही है। ऐसे समय में भारत में जो आंकड़े सरकार की तरफ से दिए गए हैं कि 100 से 1000 पहुंचने में 12 दिन लगे, ये लॉकडाउन का ही नतीजा है। इसलिए बार बार सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि एक गलती मतलब 1% लोगों की गलती 99% लोगों की मेहनत बेकार कर सकती है। फिर से शुरू से लड़ाई शायद ना करनी पड़े, लेकिन 21 दिन से आगे लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा, ये अभी की तरफ से सरकार की तरफ से। लेकिन जी न्यूज का आंदोलन अन्नदाता ये बहुत जरूरी है, इसको समझिए। #कैंपेन अन्नदाता, परोपकार का मौका मत गवाइए, भूखे लोगों को खाना खिलाइए। ये आंदोलन अन्नदाता है जी न्यूज का। संकट की इस घड़ी में अन्नदाता बनिए, आपके पास मौका है। भूखे लोगों को खिलाना राष्ट्रधर्म है। ये है राष्ट्रवाद, ये है देशभक्ति, ये है राष्ट्रधर्म, जो आपके पास मौका है परोपकार का।